तुम पैकिंग करके घर आए ही थे कि एक लड़की दरवाजे पर बैठी थी। तुम्हारी आवाज़ सुनकर उसने धीरे से अपनी गीली आंखें खोलीं और धीरे से कही, भाई तुम वापस आ गए। तुम थोड़े कंफ्यूज थे। तुम कौन हो? मेरी कोई बहन नहीं है। तुमने बस कुछ ही शब्द कहे, लेकिन दरवाजे पर खड़ी लड़की अचानक रोने लगी। तुम हमेशा बेसब्र हो जाते हो, खासकर जब लड़कियों के रोने की बात आती है। लेकिन तुमने अपने दिल को छू लेने वाले शब्द वापस निगल लिए। तुम मुड़े और वापस अंदर गए, अपना फ़ोन उठाया, एक गेम खोला, लेकिन कंफर्म करने में हिचकिचाए। तुम बहुत देर तक दरवाजे को देखते रहे, फिर होंठ भींचकर बाहर चले गए। तुम कब तक मेरे दरवाजे पर बैठी रहोगी? तुम्हारे सवाल से लड़की चौंक गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे मुझे माफ़ करना, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे मम्मी पापा चले गए हैं और मेरे अंकल ने मुझे घर से निकाल दिया है। भाई, क्या मैं बारिश रुकने से पहले थोड़ी देर और रुक सकती हूँ? तुमने ऊपर देखा। बारिश रुक जाए तो तुम कहाँ जाओगी? उसने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता। अंदर आओ, तुमने ठंडेपन से कहा। मुड़कर अंदर चले गए। वो जमी हुई खड़ी रही, बस तुम्हारे पीछे अंदर आने की हिम्मत की, अपना सूटकेस घसीटते हुए। उसके भीगे हुए जूतों से फर्श पर पानी के निशान पड़ गए थे। तुमने उन्हें देखा, जाहिर है, और वो जम गई। घबराकर माफ़ी मांगी। तुमने तुरंत उसके चेहरे पर एक तौलिया फेंका। फिर तुमने उसके पैरों में एक जोड़ी चप्पल फेंकी। ठंडे चेहरे से तुमने आदेश दिया, अपने जूते बदलो, बाथरूम जाओ और अपने गीले कपड़े बदलो। उसने बात मानते हुए जल्दी से कपड़े बदल लिए। ये देखकर तुम गुस्से में आ गए। तुमने तभी कपड़े बदले जब मैंने कहा। तुम भीग गईं और नहाई भी नहीं। अब तुम उस फटे हुए सूटकेस को बाथरूम में घसीटने की कोशिश कर रही हो। तुम आखिर में चिढ़े। क्या तुम्हारा सूटकेस पैसों से भरा है? तुम इसे हर जगह ले जाती हो। आखिरकार उसने हाथ छोड़ा, सिर नीचा किया और वापस बाथरूम में चली गई। परेशान होकर तुमने क्लास ग्रुप चैट खोला तो पाया कि वो कचरे से भरा हुआ था। तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उसने आखिरकार खुद को साफ किया, तभी तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, याकिंग यान। तुमने उसे पेन और टेस्ट पेपर दिया और उसे लिख लिया ताकि मैं देख सकूं। अचानक उसने अपने पीले हाथ के पीछे अपना नाम लिख लिया, याकिंग यान। तुमने उन दोनों साफ सुथरे किरदारों को देखते हुए कही और अचानक पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर बिना किसी तमीज के तुमने कहा, मुझे भूख लगी है। वो तुरंत खड़ी हो गई। मैं कुछ आसान घरेलू डिश बना सकती हूँ। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद तुमने उसे किचन से अपनी उंगली पकड़े हुए, उसकी उंगलियों के बीच से खून बहते हुए देखा। क्या खाना बना पाने से तुम्हारा यही मतलब था? उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और वो माफ़ी मांगती रही। मुझे माफ़ करना, मैं खाना बना सकती हूँ, बस बारिश में रहने से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। उसकी दयनीय हालत देखकर तुम्हारे दिल का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। तुमने उसके कंधे खींचे और उसे किचन से बाहर धकेल दिया। बाहर कॉफ़ी टेबल पर कुकीज़ हैं, खुद खा लो। वो बात मानकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन कुकीज़ को छूने की हिम्मत भी नहीं की। थोड़ी देर बाद ये देखकर कि घाव से खून बहना बंद हो गया है, वो फिर से खड़ी हो गई कुछ करने के लिए। इस बीच किचन में तुम फ्रिज में रखे खाने को फ्रस्ट्रेशन से देख रहे थे। तुम्हारा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फ्रस्ट्रेट होकर तुमने सब्जियां काटी और नूडल्स पकाने के लिए बर्तन में डाल दिया। जब तुम बाहर आए तो तुमने याकिंग यान को पोछा पोछी करते हुए पाया। तुम उससे बिना पूछे नहीं रह सके, क्या तुम्हें सच में काम करने में मजा आता है? बेशक उसे नहीं आता था, लेकिन उसे बाहर निकाले जाने का ज्यादा डर था। तुम उसकी असलियत समझ गए थे, लेकिन कोई वादा नहीं कर सके। सहानुभूति बहुत सस्ती थी, उससे क्या फायदा होता? तुम अभी भी स्कूल में थे और एक टूटे फूटे अपार्टमेंट के अलावा तुम्हारे पास क्या हो सकता था? तुम उसका खर्च नहीं उठा सकते थे, ये एक सच्चाई थी। तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे जब तक तुमने नूडल्स कॉफ़ी टेबल पर नहीं रख दिए। पोछा लगाना बंद करो, आओ खाना खाओ। तभी उसने पोछा नीचे रखी, हाथ धोए और चुपचाप बैठ गई। खाने के बाद उसने बर्तन धोने की पेशकश की। तुम इतने आलसी थे कि उसकी परवाह नहीं की। कल तुम्हारा स्कूल था और अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं भी मिले तो भी तुम पूरी तरह फेल नहीं हो सकते थे। जब तक तुमने आखिरकार अपना होमवर्क पूरा किया, तब तक लगभग 10 बज चुके थे। मुड़कर देखा तो तुमने याकिंग यान को सोफे पर बहुत नींद में देखा। हालांकि बाहर बारिश रुक गई थी, फिर भी तुम उसे जाने नहीं दे सकते थे। बाईं ओर के कमरे में एक बिस्तर था, जाकर वहीं सो जाओ। वो तुरंत उठी, अपना सूटकेस घसीटा और अलमारी में धूल भरी चादर ढूंढी। उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की, बस बिस्तर ठीक किया और अगली सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया। अगले दिन जैसे ही तुम उठे, तुमने उसे किचन में बिजी देखा।
तुम्हें जगा हुआ देखकर वो मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग भाई। तुमने जवाब नहीं दिया। नाश्ते के बाद तुम स्कूल चले गए। जाने से पहले तुमने उसे जाने के लिए नहीं कहा। तुम्हें अपनी बाइक पर जाते देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। आज उसे बाहर नहीं निकाला गया था। जैसे ही तुम गए उसने घर को अंदर बाहर से साफ किया। ये सब खत्म करने के बाद उसने अपने सूटकेस से अपनी किताबें निकाली, लेकिन पढ़ते समय उसके चेहरे पर आंसू आ गए। वो जानती थी कि वो अब कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। उसने अंदाज़ा लगाया कि तुम स्कूल से कब निकलोगे और रात का खाना पहले से तैयार कर लिया। जुलाई में रातें धीरे धीरे होती हैं, इसलिए वो दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। जब तुमने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। भाई, उसने कही। उसकी आवाज़ साफ और चमकदार थी, लेकिन उसकी आंखों में चापलूसी और सावधानी छिपाना नामुमकिन था। तुम उससे पूछना चाहते थे कि वो अभी भी वहाँ क्यों है, लेकिन जो शब्द निकले वे थे, तुम दरवाजे के पास बैठकर क्या कर रही हो। वो समझ गई कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की। उसने कही, मैं तुम्हारे डिनर के लिए घर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। तुमने अपनी कार पार्क की और घर में घुसते ही खाने की खुशबू सूंघी। अब तुम्हें उस पर यकीन हो गया था कि वो सच में खाना बना सकती है। तुम बर्तन निकालने के लिए किचन में गए और वो जल्दी से उसे लेने के लिए दौड़ी और तुमने बस राइस कुकर का पूरा अंदर का बर्तन बाहर निकाल लिया। तुमने उसे कॉफ़ी टेबल पर रखा और उसने चावल निकालकर तुम्हारे सामने रख दिए। उसके पतले शरीर को देखकर तुमने पूछा, तुम कितने साल की हो? 15? तुमने भौएं चढ़ाईं और कहा, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? उसने कटोरा पकड़ा, सिर नीचे करके चावल खा रही थी। उसकी आवाज़ दबी हुई थी। मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन हाई स्कूल ज़रूरी पढ़ाई नहीं है। इस समय उसकी आवाज़ आंसुओं से कांप रही थी। तुमने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में कोसा। खाना खत्म करने के बाद वो जल्दी से सफाई करने लगी और तुम्हारी तरफ एक चापलूसी भरी मुस्कान दी, जैसे कुछ देर पहले वो लगभग रो ही नहीं रही थी। उसकी पीठ व्यस्त देखकर तुम एक भी दिल को छू लेने वाला शब्द नहीं बोल सके। तुमने अपना स्कूल बैग खींचा, शांति से अपना होमवर्क करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें मैथ के सवालों का एक भी शब्द समझ नहीं आया और इंग्लिश के टेस्ट ने तुम्हें लगभग अपना पेन चबाने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार आपने एक टेस्ट पेपर पूरा किया। 1 घंटा बीत चुका था। आपने अपनी दुखती गर्दन को रगड़ा, फिर अचानक याद आया कि घर पर कोई और भी है जिसने 1 घंटा बर्तन धोए थे। आपकी भौएं तन गईं, कुछ गड़बड़ था। आप उछलकर किचन में भागे। लाइट जल रही थी, लेकिन वहां मौत जैसा सन्नाटा था। आप जल्दी से अंदर गए और या किंगयान को दीवार से सटाकर गिरा हुआ देखकर डर गए। उसके बगल में पोछा उल्टा पड़ा था। रोशनी में उसका चेहरा अजीब तरह से लाल हो गया था। आपको तुरंत पता चल गया कि उसे बुखार है। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। या किंगयान, आपने पुकारा, लेकिन आपकी बाहों में जो इंसान थी वो चुप रही। बोल नहीं पा रही थी। आपने उसे उठाया और बाहर भागे, एक टैक्सी बुलाया और सीधे हॉस्पिटल की ओर चल दिए। तेज बुखार और बेहोशी कोई छोटी बात नहीं थी। कई जांचों के बाद डॉक्टर ने उसे कुपोषण और अनीमिया बताया। हॉस्पिटल के बिस्तर पर उसे नींद में बात करते हुए देखकर आप चुप रहे। डॉक्टर ने तुम्हें उसका भाई समझकर बार बार टोका, वापस जाओ और अपने मम्मी पापा से कहो कि तुम्हारी बहन को ज्यादा न्यूट्रिशन दें, छोटी बच्ची बहुत पतली है। तुमने मन ही मन मजाक उड़ाया। उसके मम्मी पापा नहीं थे। जब तुमने उसे उठाया तो तुम्हें शक भी हुआ कि उसका वजन 60 पाउंड है या नहीं। तुम चुप रहे। डॉक्टर ने तुम्हें या कीनियान को इन्फ्यूजन रूम में ले जाने को कहा। रात में गांव के हॉस्पिटल में इन्फ्यूजन रूम खाली था। तुमने एक बिना सील वाली जगह चुना और जैसे ही तुमने बिस्तर ठीक किया, तुमने आधी रात में उसकी रोती हुई आवाज़ सुनी, मुझे मत छोड़ो। उसकी आवाज़ गीली रुई की तरह थी, जो तुम्हारे दिल पर जोर से दबा रही थी। तभी तुम्हारा फ़ोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। ये ली जे चेंग का मैसेज था, जिसमें ज़रूरी जानकारी के साथ बहुत सारी बकवास बातें थीं। तुमने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, मुझे भेज दो। अगले ही पल उसने पूछा कि क्या तुम तीसरी क्लास की हुआबान बर्थडे पार्टी में आ रहे हो। तुमने उसे नज़रअंदाज किया और उसका भेजा हुआ कॉन्टैक्ट कार्ड खोला। वो एक अमीर आदमी लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बातूनी हो रहा था, तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। जैसे ही आप बेसब्र हो रहे थे, एक नर्स आई और आपको याद दिलाया कि या कीनियान को थोड़ा पानी दो। आपका पोलाइट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और आपने मैसेज भेजा, 1 हफ्ता 30% डिपॉजिट,
फिर आपने अपना फ़ोन बंद किया, एक गिलास गर्म पानी लेने गए और अनाड़ीपन से उसके फटे होठों को गीला करने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल किया। उसे शायद प्यास लगी थी क्योंकि उसने असल में थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया था। आप अंदर गए और वो जाग गई, भाई कहकर, फिर गहरी नींद में सो गई। आपने कागज़ को एक बॉल की तरह मोड़ा, क्लाइंट के गेम अकाउंट में लॉगिन किया। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन एक टॉप नॉच गेमर थे। दूसरों के लिए गेम खेलने के ऑर्डर लेना आपकी इनकम का सोर्स था। आने वाले फाइनल्स की वजह से आप ऑर्डर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज रात या कीनियान के मेडिकल चेकअप में लगभग 2000 युआन खर्च हुए थे और आपको वो पैसा वापस कमाना था। 4 राउंड खेलने के बाद इतनी देर बैठने से तुम्हारी पीठ में दर्द होने लगा। तुम उठे, अपनी मसल्स को स्ट्रेच किया और बुक रूम से बाहर चले गए। याकिनियान ने आंखें खोली और खुद को एक अनजान जगह पाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अचानक तुम्हें पुकारा, भाई। डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध से उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। वो अंदर अकेली थी। उसके बगल वाले स्टूल पर दवाइयाँ और मेडिकल बिल रखे थे। उसने बिल उठाया और हिसाब लगाया, लगभग 2000 युआन। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई और उसने आईवी निकाला और बाहर भागी। नर्स ने उसे देखा और तुरंत चौंक गई। क्या हुआ? तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई शब्द सुनकर उसका दिमाग खाली हो गया। तुम भी उसे अब नहीं चाहते? खैर, तुम उसके बायोलॉजिकल भाई नहीं हो। उसने एक रात में तुम्हारे 2000 युआन खर्च कर दिए। तुम बस एक स्टूडेंट हो। तुम्हारे लिए उससे इस बोझ से छुटकारा पाना बिल्कुल नॉर्मल है। उसने अपने होठ कसकर भींच लिए। उसके चेहरे पर चुपचाप आंसू बह रहे थे। ये देखकर नर्स को बहुत दुख हुआ। या किंगयान ने अपना मुंह खोली, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल सकी। वैसे भी कोई उसे नहीं चाहता था, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वो बस अपना सिर नीचे कर सकी, होठ कसकर काटे और नर्स से भारी आवाज में झूठ बोली, मुझे माफ करना बहन, मुझे एक बुरा सपना आया। मेरा भाई मानशीदी गया था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो मुड़ी और स्टडी में वापस चली गई। ठंडे बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप रोई। उसका सिर उसकी बाह पर टिका हुआ था। जब आप लौटे तो आपने ये सीन देखा। आपने भौहें चढ़ाईं और देखा कि उसने आईवी निकाल दी थी। आपको लगा कि उसने सोते समय गलती से इसे गिरा दिया है, लेकिन जैसे ही आप पास पहुंचे, आपने महसूस किया कि उसके कंधे कांप रहे थे। या किंगयान, वो चिल्लाई जैसे कोई लाइफलाइन पकड़ रही हो। भाई, उसकी आवाज बहुत भारी थी। आप तुरंत समझ गए कुछ गड़बड़ है। आप सीधे उसके पास गए और इससे पहले कि आपको पता चलता, उसके चेहरे पर आंसू आ गए। उसकी लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत देर से रो रही थी। मैं नर्स को बुलाता हूं, आपने कहा, लेकिन उसने जल्दी से आपके कपड़े पकड़ लिए। मेरी तबीयत ठीक है भाई, उसने कही, जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए, और एक ऐसी मुस्कान लाने की कोशिश की जो मुंह बनाने जैसी लग रही थी। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? उसने पूछा, जवाब देने में हिचकिचाते हुए। उसका सिर नीचे था। उसकी नज़र आपके हाथ में रखे दलिया पर टिकी थी। भाई, मैं ठीक हूं, चलो घर चलते हैं, ठीक है? उसने सिर उठाते हुए कही। उसकी आंखों में बेचैनी और कांपते आंसू थे। तुरंत आप समझ गए कि वो क्यों रो रही थी। आपने उसे अपना चेहरा धोने के लिए कहा और जब वो लौटी तो आपने उसे दलिया दिया। उसने दलिया पिया, फिर अपनी दवा ली। उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बात मानते हुए दलिया उठा लिया। जब से उसके माता पिता गए हैं, किसी ने उसके लिए खाना नहीं खरीदा था। जैसे ही उसने दलिया खाया, उसकी आंखें फिर से भर आईं, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसे डर था कि तुम उससे नफरत करोगे। बुखार उतर गया और तुमने उसे दवा दे दी। उसने टेकआउट कंटेनर उठाई, खड़ी हुई और कही, भाई, हम चलो घर चलते हैं। तुमने उसके पीले चेहरे पर नजर डाली, कुछ नहीं कहा और थर्मोमीटर गर्म करने के लिए उठ गए। नर्स फिर से टोकने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा से कह रही थी कि उसके लिए कुछ पौष्टिक बनाओ। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे अपने आप तुम्हारी तरफ देख रही थी। वो समझाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तुमने उसकी तरफ देखा, धीरे से गुनगुनाया और वो रुकी, फिर जल्दी से तुम्हारे पीछे चली गई। घर वापस आकर उसने सबसे पहले किचन में भागकर देखा। तुमने अपना पानी खत्म किया और देखा कि वो वहां नहीं है। फिर वो दौड़कर बाहर आई। उसके हाथ 100 युआन का नोट घुमा रही थी। उसके होंठ से खून बह रहा था क्योंकि उसने काटी थी। भाई, मैं तुम्हारे मेडिकल बिल वापस कर दूंगी, प्लीज प्लीज मुझे मत भेजना। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई।
तुमने बस अपना नमक का प्याला काटा, कहा डॉक्टर ने तुम्हें और आराम करने को कहा है, और फिर मुड़कर अपने कमरे में वापस चले गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन वो 7:40 बजे उठी। तुम्हारा दरवाज़ा थोड़ा खुला था और कमरा खाली था। तुम पहले ही स्कूल जा चुके थे। वो देर तक सोती रही। उसे लगा कि वो बिल्कुल बेकार है। जैसा उसकी आंटी ने कहा था, वो बस एक बोझ थी। जैसे ही वो गिरने वाली थी, अचानक आंगन का गेट बजा। वो खिड़की की तरफ दौड़ी और देखा कि वो तुम थे। तुमने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और जैसे ही तुम अंदर गए, तुमने उसे सोफे पर बैठे देखा। वो तुरंत एक चौंकी हुई छोटी खरगोश की तरह खड़ी हो गई और खुशामद करते हुए बोली, भाई। तुमने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? उसने तुम्हें नाश्ता टेबल पर रखते हुए देखी। वो पूछना चाहती थी कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुमने उसे लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़े देखा, अपना पसीना पोंछने के लिए एक टिश्यू लिया और कहा, अपना नाश्ता खा लो। उसने चम्मच लिया। दलिया बहुत गर्म था और उसने धीरे धीरे खाई। तुमने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था, लेकिन उसने उस रात उसका 1/3 भी नहीं पी थी। गर्मी लग रहा था। तुमने लापरवाही से सीलिंग फैन चालू कर दिया और ठंडी हवा चलने लगी। तभी उसे अचानक छींक आ गई। फिर आपको याद आया कि उसका तेज बुखार अभी अभी उतरा है। आप तुरंत उठे और पंखा बंद कर दिया। मुझे ठंड नहीं लग रही भाई, मुझे ठंड लग रही है, आपने बिना सिर घुमाए कहा और गेम फिर से खोल दिया। ये सुनकर उसका गला बैठ गया और वो जो दलिया खा रही थी, उसे लगभग निगल नहीं पाई। उसने चुपके से अपनी आंख के कोने से आपको देखा, लेकिन गलती से आपकी नज़र से उसकी नज़र मिल गई। उसने जल्दी से गेम फिर से खोल दिया। अपनी दवा लेने के बाद उसने देखा कि आपने अभी अभी एक गेम खत्म किया है और तुरंत बताई, भाई मैंने अपनी दवा ले ली है। आपको समझ नहीं आया कि उसने आपको दवा लेने के बारे में क्यों बताई, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान देखकर आपने फिर भी नाक सिकोड़ी। गेम शुरू हो गया। आप पानी डालना चाहते थे, लेकिन फिर आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अचानक पूछा, भाई क्या आपको थोड़ा पानी चाहिए? आप अपने हेडसेट में अपने टीममेट से बात कर रहे थे और उसे साफ साफ नहीं सुन पाए। जब आपने कॉल खत्म करके कप की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी आपको एहसास हुआ कि वो पहले से ही पानी से भरा हुआ है। आपने उसकी तरफ देखा। थैंक यू, ये कुछ नहीं है, उसने जल्दी से हाथ हिलाई। ये बस एक गिलास पानी है। गेम खत्म हो गया था और लिविंग रूम में अजीब सी शांति थी। आपने कप नीचे रखा और देखा कि वो आपकी टेबल पर रखी किताब को घूर रही है। आपने भौहें चढ़ाईं। देखना है? वो चौंक गई और जल्दी से मना कर दिया, नहीं मैं बस ध्यान भटक रहा था। आपने बस किताब उसके बगल में फेंक दिया। देखो तो, वो हाई स्कूल के दूसरे साल की इंग्लिश की किताब थी। आपको अचानक याद आया कि वो हाई स्कूल नहीं गई थी, इसलिए आपने अपने बैग में हाथ डाला और अपनी पहले साल की हाई स्कूल की सारी किताबें निकाल लीं। आपने सारी किताबें उस पर फेंक दिया। देखो, उसने किताबों को हसरत से देखते हुए कहा, फिर भी उन्हें खोलने में झिझक रही थी। क्या मैं नहाने जा सकती हूँ भाई? उसने पूछी। जो चाहो करो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, उसने कहा। ऐसा लगा जैसे उसे तुम्हारी बेसब्री का अंदाजा नहीं था और अपने कमरे में भाग गई। तुमने सोफे पर रखी हिस्ट्री बुक पर नजर डाली। तुम्हारी आंखें झपक रही थीं। तुम्हारी टीममेट ली जेचेंग तुम्हारे हेडफोन में चिल्लाया, यांग फेंग, तुम अक्सर अपना माइक बंद रखते हो, लेकिन आज तुमने हैरानी से बोल दिया। मुझे याद है तुम्हारा एक रिश्तेदार हुआमी हाई स्कूल में ग्रेड हेड है। ली जेचेंग पागल हो गया था। फेंगे, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उनके ट्रांसफर स्टूडेंट इतने पावरफुल हैं, ये सब पर्सनल फायदे के बारे में है। सिर्फ ट्यूशन फीस ही 30,000 सालाना है। तुम वहाँ के स्टूडेंट नहीं हो। तुम बेसब्र बीच में टोकते हुए उससे कहा कि बस पूछ लो। यांग की यान नहाकर बाहर आई और देखा कि तुम अब गेम नहीं खेल रहे थे। तुम अपनी कुर्सी पर पीछे झुके हुए थे, आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वीकेंड था और तुम काम से छुट्टी पर थे। उसने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम्हें जगा दिया। वो तुरंत दरवाजे के पास ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई बच्चा हो जिसने कुछ गलत किया हो, और बोली, सॉरी भाई। तुमने पूछा भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। मैं कुछ किराने का सामान खरीदने जा रही हूँ, तुमने फ़ोन पर टाइम देखते हुए कहा। तुम तुरंत उठे और अपनी साइकिल बाहर धकेली। तुम क्या खाना चाहती हो? तुमने पूछा। उसने बस फुसफुसा कर कही, भाई मुझे कुछ भी ठीक लगेगा। दोबारा पूछने में आलस आ रहा था, इसलिए तुम अपनी बाइक पर बैठे और चले गए।
जब तुम वापस आए तो तुम्हारे हैंडलबार किराने के सामान के कई बैग से भरे हुए थे। वो पूरे समय दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें वापस आते देखकर वो तुरंत तुम्हारा स्वागत करने के लिए उठी। वो तुम्हारा सामान उठाने में तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें गिराने के डर से उसने बीच में ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुमने अपनी कार पार्क की और अपना सामान लेकर किचन की ओर तेजी से चल पड़े, लेकिन वो पूंछ की तरह तुम्हारा पीछा करती रही, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी ज्यादा थी कि तुम्हें गुस्सा आ गया। आखिर में तुम और बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हें और आराम करना चाहिए? वो चिल्लाया। वो तुरंत घबरा गई। मुझे माफ करना भाई, तुम बहुत ज्यादा परेशान थे। तुम्हारी जिंदगी पहले से ही बुरी थी और अब तुम्हें इस जरूरी मुसीबत से निपटना था। लेकिन जब तुमने उसकी सावधान छोटी आंखें देखीं तो तुम एक शब्द भी नहीं बोल सके। जाओ कहने के बाद तुमने राहत की सांस ली। तुम्हारी आवाज अब उतनी कठोर नहीं थी। जाओ और आराम करो, मुझे करने दो। उसने बात मानते हुए सिर हिलाया, फिर मुड़कर किचन से चली गई। उसके बाद वो सच में और भी ज्यादा सावधान हो गई। तुम्हारे स्कूल जाने के बाद उसने तुम्हारी पुरानी किताबें निकाली और उन्हें बार बार पढ़ा। उन्हें पागलों की तरह याद किया। सिर्फ 3 या 4 दिनों में उसने हाई स्कूल के पहले साल की सभी पुरानी कविताएं और इंग्लिश वोकैबुलरी याद कर ली थी। जिंदगी ऐसे ही शांत लग रही थी जब तक कि गुरुवार दोपहर को तुम अचानक वापस नहीं आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ 2 पुलिस ऑफिसर होंगे। जैसे ही उसने पुलिस को देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने अपने हाथों से उसे कसकर पकड़ रखी थी। भाई, तुम भी मुझे नहीं चाहते। सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर चमक रही थी और उस पल आंसू तुम्हारे दिल को चीर रहे थे। लेकिन वो फिर भी मुड़ी और पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। तुमने उसे दूर जाते देखा जब तक वो पूरी तरह से नज़रों से ओझल नहीं हो गई। मुझे माफ़ करना याकिंग ल्यान। घर वापस आकर तुम्हें अजीब तरह से सन्नाटा लगा। वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रुकी थी, फिर भी उसके निशान हर जगह थे। लड़की ने जो घर का काम मेहनत से की थी, उससे कमरा तुरंत साफ हो गया था। पुराना कमरा जिसमें सालों से हवा नहीं आती थी, अब हवा में पर्दे लहरा रहे थे। करीने से तह किए हुए कंबलों को देखकर तुम उनकी मौजूदगी मिटाने से खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए तुमने कंबलों को अलमारी में रख दिया। जैसे उसके आने से पहले सब कुछ था, वैसा ही वापस जाना चाहते थे। तुम्हारे जाने से ठीक पहले एक तह किया हुआ लिफाफा अचानक बाहर गिर गया। तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी छोड़ी है, लेकिन तुमने उसे देखने की हिम्मत नहीं की और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर कूड़ेदान के सामने खड़े होकर आपका दिल जोर से धड़क रहा था, आपने उसे लात मारी। कूड़ेदान लुढ़क गया और लिफाफा और उसमें से पैसे गिर गए। आप ठिठक गए, लिफाफा उठाने के लिए नीचे झुके और पैसे टेबल पर डाल दिए। वे 637 युआन और 8 माओ थे, ठीक उतने ही पैसे जितने उसने आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको लौटाए थे। अचानक आपको उस रात हॉस्पिटल में उसकी याद आई। कैसे आपने दलिया खरीदा था और वो बिस्तर के पास चुपके से रो रही थी, और कैसे आपको देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। आप पैसों को सीधे देख भी नहीं सकते थे और आपने लापरवाही से उसने खुद को नोटबुक से ढक लिया, फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर गेम खेलना शुरू कर दिया। बस भागना चाहता था, सिचुएशन का सामना करने से डर रहा था। इस बीच या किंगयान को ऑफिसर वापस पुलिस स्टेशन ले गए। एक महिला ऑफिसर उसे एक कमरे में ले गई, उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पानी लेने के बाद धीरे से थैंक यू कहने के अलावा उसने फिर कुछ नहीं कही। उसे बात करने में हिचकिचाते देखकर ऑफिसर थोड़ी देर सब्र से उसके पास बैठा रहा, लेकिन कोई नतीजा न देखकर चुपचाप चला गया। उसे अकेले समय दिया। आधे घंटे बाद ऑफिसर मिल्क टी लेकर लौटा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मिल्क टी पसंद है? उसने कोने से मिल्क टी को देखी, सिर हिलाई और चुप रही। वो अपनी हालत अच्छी तरह जानती थी। बोलने का मतलब पक्का मौत होता। सियाओशु के घर पर उसकी आंटी ने पुलिस के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पीठ पीछे वो उसे आसानी से दरवाजे से बाहर धकेल सकती थी। बदकिस्मती से सियाओशु के अभी भी रिश्तेदार थे और लगभग 16 साल की उम्र में अनाथालय उसे आसानी से अपने साथ नहीं रखेगा। वो सब कुछ अच्छी तरह जानती थी, फिर भी वो कुछ भी बदल नहीं सकती थी। पुलिस वाले बस बेबस होकर उसे मिल्क टी को छूने से मना करते हुए देख सकते थे। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होता गया।
बाहर की दुनिया ठंडी होती गई और काम का दिन खत्म होने के साथ अंदर का माहौल मौत जैसा शांत था। आखिर में पुलिस वाली ने फिर पूछा, तुम क्या खाना चाहती हो? लेकिन या किंगयान ने बस सिर हिला दी। आखिरकार वो बोली। उसकी आवाज़ दबी हुई और परेशान करने वाली थी, मुझे भूख नहीं है। पुलिस वाली खड़ी हुई, उसके बाल ठीक करने के इरादे से, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ उसे ठंड लगी और ये महसूस करते हुए कि वो रो रही थी, पुलिस वाली ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान न देने का नाटक किया और जाने के लिए मुड़ गई। अगले 2 दिनों तक या किंगयान चुपचाप पुलिस स्टेशन में रही। अधिकारियों ने बाकी सभी ऑप्शन खत्म होने के बाद उसे वहां भेजने के लिए एक शेल्टर से कांटेक्ट किया। इत्तेफाक से वीकेंड था और बारिश के बाद आसमान साफ हो गया था, लेकिन नीले आसमान होने के बावजूद किसी का मूड नहीं था। जो पुलिस वाली उसे वहां लाई थी वो असली वाली नहीं थी, कोई और थी। माहौल और भी ठंडा था। या किंगयान एक तरफ खड़ी थी, सिर नीचे किए, अपना सूटकेस घसीट रही थी। बस पुलिस वाली और शेल्टर डायरेक्टर को अपनी सिचुएशन पर बात करते हुए सुन पा रही थी। जब वे काम खत्म कर चुके तो पुलिस वाली ने उसके कंधे पर थपथपाया और कही, कुछ दिन रुको, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो इस सिस्टर से बात करना, वो तुम्हारी मदद करेगी। स्टाफ मेंबर ने उसे देखकर मुस्कुराई। मेरा नाम ली जिंग है, तुम मुझे सिस्टर जिंग जिंग कह सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी बहन? वो बोलने से पहले हिचकी। या किंगयान, ली जिंग ने मुस्कुराते हुए कही। बहुत धूप है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं, उसने कही और उसका सामान उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन या किंगयान ने अचानक सूटकेस को एक तरफ लॉक कर दिया। तभी उसने अपने होंठ काटे और आखिरकार पुलिस वाली की तरफ देखा। मैं अपने अंकल के घर जाना चाहती हूँ, उसने कही। 2 दिनों में यह पहली बार था जब उसने कुछ कही थी। पुलिस वाली और ली जिंग ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार उसकी इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया। तुम्हारे अंकल कहाँ रहते हैं? हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। हालांकि उसे असल में पता बिल्कुल नहीं पता था। हालांकि वो 6 महीने से अपने चाचा के घर पर रह रही थी, लेकिन वो लगभग कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। वो सबसे दूर सब्जी मंडी तक गई थी। उसे गांव वालों या लोकल लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसने कही, मेरे चाचा का घर यांग फेंग के भाई के घर के पास है। पुलिस ऑफिसर और ली जिंग एक दूसरे को बिल्कुल समझ नहीं पाए और उन्हें एक कलीग को बुलाना पड़ा। जल्द ही सिचुएशन साफ हो गई। वो शेल्टर में नहीं जाना चाहती थी और वे उसे फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो शेल्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ही रह सकती थी, जिसके बाद उसे घर भेजना होता। इसलिए पुलिस ने उसे सीधे उसके चाचा के घर ले जाने का फैसला किया। वो वापस कार में बैठ गई। फीमेल ऑफिसर पूछना चाहती थी कि उसने पहले चाचा होने का जिक्र क्यों नहीं किया, लेकिन उसकी लाल आंखें देखकर उसने कुछ नहीं पूछा। जब कार यांग फेंग के घर के पास रुकी तो तुम अपनी साइकिल को यार्ड से बाहर धकेल रहे थे। हैरानी में तुमने उसे तुरंत देख लिया और उसी समय या किंगयान ने भी तुम्हें देख लिया। वो मन ही मन तुम्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन वो रुक गई। आखिर उसका सबसे करीबी रिश्तेदार, उसका चाचा भी उसे नहीं चाहता था। तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था। तुम इतना भारी बोझ कैसे उठा सकते थे? उसने दांत पीसकर अपना सूटकेस कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में जिद और सब्र भरा हुआ था। या किंगयान ने तुम्हारी नजरें बचाते हुए दूसरी तरफ देखी और बस से उतरी पुलिस वाली से फुसफुसाकर कही, ऑफिसर, मेरे चाचा का घर बस आगे ही है, क्या मैं खुद वहां जा सकती हूं? पुलिस वाली हिचकिचाई। नियम के मुताबिक उसे खुद उस आदमी को घर तक पहुंचाना था, लेकिन तुमने धीरे से पुलिस वाली का हाथ पकड़ा। तुम्हारी आवाज़ और भी धीमी थी। ऑफिसर, कुछ दिन पहले मैं खुद भाग गई थी। अगर तुम मुझे वापस ले जाओगे तो मेरी चाची मेरे चाचा से बहस करेंगी। यह पहली बार था जब या किंगयान ने झूठ बोली थी। उसने पुलिस वाली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपना सिर नीचा किया और धीरे से उसका हाथ खींचा। पुलिस वाली को वो और भी बेचारी लग रही थी। जब से वे या किंगयान को पुलिस स्टेशन लाई थी, उसने ज्यादा कुछ नहीं कही थी। उन्होंने कुछ भी पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। महिला पुलिस ऑफिसर और उसके साथ आए पुरुष ऑफिसर ने थोड़ी देर इस पर बात की और आखिर में उन्होंने या किंगयान के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं की। किंगयान, हम तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हें यहां से अंदर जाते हुए देखेंगे। या किंगयान ने अपने होंठ काटे, सिर हिलाई और कही, थैंक यू पुलिस वुमन। पुलिसमैन थैंक यू और सॉरी के अलावा या किंगयान को समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। वह हिचकिचाई। अपना सूटकेस उठाए या किंगयान धीरे धीरे अपने चाचा के घर की ओर चली।
उसके चाचा का घर यांग फेंग के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। जिस दिन उसे घर से निकाला गया था वह ज़्यादा दूर नहीं चली थी, सिर्फ 20 या 30 मीटर। धीरे धीरे चलने के बाद भी या किंग यान अपने चाचा के दरवाजे तक पहुंच ही गई। खुली खिड़की से आंगन में झांकने पर उसने 3 लोगों के एक परिवार को खाना खाते हुए देखी। थोड़ी दूर यांग फैंग के घर के सामने पुलिस की गाड़ी जो उसे वापस लाई थी अभी भी खड़ी थी। या किंग यान कुछ सेकंड्स के लिए झिझकी, फिर ऊपर जाकर डोरबेल बजाई। या ज़ैंगपिंग गाली देते हुए बाहर आया और दरवाज़ा खोली। जब उसने या किंग यान को देखा तो वह रुकी, फिर मुस्कुराया। छोटी किंग यान। या किंग यान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अंकल, मैंने कुछ ऐसा पीछे छोड़ दिया था जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, तो मैंने उसे उठाया और चला गया। जिस दिन या किंग यान को घर से निकाला गया, या ज़ैंगपिंग का अपनी पत्नी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लगभग तलाक की नौबत आ गई थी। आखिर वह उसकी अपनी भतीजी थी और या ज़ैंगपिंग पिछले कुछ दिनों से करवटें बदल रहा था। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा था कि या किंग यान के साथ या तो वह होगी या उनका बेटा। या किंग यान को दोबारा देखकर या ज़ैंगपिंग इमोशनल हो गया, लेकिन वह उसे जाने से मना नहीं कर सका। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, या ज़ैंगपिंग ने पूछा। वह और पूछना चाहता था, लेकिन या किंग यान अपना सूटकेस लेकर पहले ही आंगन में आ चुकी थी। उसने सूटकेस अंदर नहीं खींचा, बल्कि एक तरफ खड़ी हो गई। अंकल, मैं बस थोड़ी देर रुकूंगी, बस थोड़ी देर। मेरी आंटी अंदर है। आवाज़ सुनकर और ये जानकर कि उसकी आंटी बाहर आने वाली हैं, या किंग यान ने जल्दी से या ज़िंगपिंग को वापस अंदर धकेल दिया। अंकल, आपको अब वापस जाना चाहिए, मैं जल्द ही निकल जाऊंगी। या किंग यान फिर मुस्कुराई। या ज़िंगपिंग को सीने में जकड़न महसूस हुआ। उसने चुपचाप दूसरी तरफ देखा और वापस मुड़ गया। जैसे ही या ज़िंगपिंग घर में घुसा, उसकी पत्नी ने आंखें घुमाईं। कौन है? कोई रास्ता पूछ रहा है? या ज़िंगपिंग ने लापरवाही से कहा। उसकी पत्नी को उस पर यकीन नहीं हुआ। तुमसे रास्ता पूछ रहे थे और इतनी देर तक किसी से बात कर रहे थे? क्या ये कोई छोटी लड़की हो सकती है जिससे तुम कहीं मिले हो? या ज़िंगपिंग, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मुझे पता चला कि तुम साफ नहीं हो तो मैं तुम्हारे बेटे को लेकर चली जाऊंगी। या किंग यान दरवाजे पर खड़ी थी। 7-8 मीटर दूर अंदर से बहस की आवाज़ें हवा में भर रही थीं। उसने सब साफ सुना। बाहर पूरा अंधेरा था। उस दोपहर अभी अभी बारिश हुई थी। वो वहीं खड़ी रही जब तक उसे बाहर से कार की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तभी या किंग यान दरवाजे के पास गई और दरार से पुलिस की गाड़ी को धीरे धीरे गुजरते देखी। अंदर उसके चाचा और चाची और भी जोर जोर से बहस कर रहे थे। या किंग यान ने खिड़की की तरफ देखी। उसकी छोटी कजिन उसे देख रही थी। माँ, मैं जानती हूँ ये कौन है, ये या किंग यान है। उसकी कजिन की बातों से बहस और बढ़ गई। अंदर झगड़ा फिर से बढ़ गया। औरत की चीखों और चीज़ों के टूटने की आवाज़ों से भर गया। आखिर में आदमी की गुस्से भरी दहाड़ में ख़त्म हुआ। मैं इसे जाने नहीं दूंगा, ये मेरा है। मेरी प्यारी भतीजी, मेरे भाई की इकलौती संतान ल्यू श्याओहोंग, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं उसे पालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कल हमारा तलाक हो रहा है। तुम मुझे बहुत समय से छोड़ना चाहती थी, है ना? या किंग यान तो बस एक बहाना है। या ज़िंगपिंग, तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और तुमने फिर भी अपनी भतीजी को घर से निकाल दिया, है ना? ठीक है, मैंने बुरे आदमी का रोल किया और अब तुम अच्छे आदमी बनना चाहते हो। मैं तुम्हें बताती हूं, तुम सपना देख रहे हो, कल तलाक। उनकी बहस की आवाज़ों ने लिन ली को उत्सुक कर दिया और किसी ने उन्हें समझाने के लिए दरवाज़ा भी खटखटाया। तभी या ज़िंगपिंग को एहसास हुआ कि या किंग यान जो गेट पर खड़ी थी अब वहां नहीं है। उसने बीच बचाव करने आए पड़ोसी को धक्का दिया और वो बाहर गया। लेकिन उसके घर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क थी, जिसके दोनों तरफ बहुत लंबी सड़कें थीं। हल्की स्ट्रीट लाइट के अलावा और कुछ नहीं था। या ज़िंगपिंग, जिसकी आंखें लाल थीं, ने पैर पटका। उसे याद आया कि या किंग यान ने पहले कैसे उस पर मुस्कुराई थी। उसने अपना हाथ उठाया और खुद को 2 थप्पड़ मारे। पड़ोसी लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकत से कंफ्यूज और चौंक गया और बोला, बूढ़े या, तुम क्या कर रहे हो? चलो बात करके सुलझा लेते हैं। तभी ल्यू शाओहोंग ने अपने बेटे को बाहर निकाला। कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के एंट्रेंस पर। या ज़िंगपिंग, अगर तुम नहीं आए तो तुम कायर हो। या किंग यान गली में छिप गई, अपना हाथ काटते हुए जोर से रोने से डर रही थी। वो जानती थी कि वो जहां भी होगी बोझ बनेगी। बाहर उसके अंकल और ज़ियाओ शेन के बीच बहस हो रही थी। फिर या किंग यान ने अपने कमरे के अंदर से ज़ियाओ शेन को रोते हुए सुना।
सब कुछ फिर से शांत हो गया। या किंगयान धीरे से दीवार के सहारे बैठ गई। मच्छरों ने उसके हाथ को काट लिया। उसने धीमी रोशनी में चारों तरफ देखी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे उसकी नज़र धुंधली हो गई। आखिरकार वो और फोकस नहीं कर सकी। उसे सच में अपने माता पिता की याद आ रही थी। दूसरी तरफ आज रात तुम सच में बहुत परेशान हो। आमतौर पर तुम 5 में से कम 2 गेम जीत सकते हो, लेकिन आज पहले गेम को छोड़कर तुम अगले 4 हार गए। लगातार हारने वाले ली ज़ेचेंग को थोड़ा डर लग रहा है। भाई फेंग, शायद हमें आज रात नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो और तुरंत गेम छोड़ देते हो। ली ज़ेचेंग का सवाल क्या हुआ अचानक कट जाता है। अचानक बाहर बारिश शुरू हो जाती है। गर्मियों की बारिश तेजी से और जोर से आती है। सिर्फ 10 सेकंड में बारिश खिड़की के शीशे से टकराने लगती है। तुम अपने हेडफोन्स उतारते हो और बारिश की आवाज़ और भी साफ सुनाई देती है। तुम अपना सिर झुकाते हो, बाहर हो रही बारिश को देखते हो। कुछ सेकंड बाद तुम टेबल से अपना फ़ोन उठाते हो, छाता खोलते हो और बाहर निकल जाते हो। तुम सूटकेस की गड़गड़ाहट सुनते हो, पास से दूर तक, जब तक वो चला नहीं जाता। तुम पीछे मुड़कर देखते हो। तुम्हें धुंधला धुंधला याद है कि या किंगयान किस घर पर रुकी थी, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। अगर आपको याद भी हो तो भी ये सही नहीं हो सकता। या किंगयान ज़रूर अपने चाचा के घर वापस चली गई होगी। जब किंगयान को बाहर निकाला गया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज बारिश भी किसी को बाहर निकाल सकती है। इस बार उसके चाचा उसके पास वापस आ रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे पास किसी और का दरवाज़ा जल्दबाजी में खटखटाने की कोई वजह नहीं थी। किंगयान के चाचा के घर के पास थोड़ी देर खड़े रहने के बाद तुम अपना छाता लेकर वापस अंदर चले गए। जब तुम जा रहे थे तो अचानक कहीं से एक बिल्ली निकली और किसी के आंगन की दीवार पर कूद गई। आखिर में वो गायब हो गई। तुमने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा। तुम्हें एहसास हुआ कि वो एक बिल्ली है और तुमने दूसरी तरफ देखा। तभी एक कार गुजरी जिसकी हेडलाइट्स तुम्हारे बगल वाली पतली गली में रोशनी कर रही थीं। रोशनी की एक झलक में दीवार से सका एक सूटकेस दिखा, या किंगयान का सूटकेस। बारिश अभी भी तेज थी। रुकने का कोई इशारा नहीं था। छाता पकड़े होने के बावजूद तुम्हारी पैंट पहले ही भीग चुकी थी। तुम सूटकेस के पास गए, अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाया। या किंगयान? रोशनी ने अंधेरे को रोशन कर दिया और आखिरकार तुमने उसे सूटकेस के पास दुबका हुआ देखा। तुमने सुना उसकी सांस की आवाज़ से या किंगयान को लगा कि उसे वहम हो रहा है। जब तक उस पर रोशनी नहीं पड़ी, उसने ऊपर नहीं देखी। उसका प्लैटिनम चेहरा बारिश में भीगे बालों से ढका हुआ था। बिखरे बालों ने उसकी ज़्यादातर आंखों को छिपा रखा था, लेकिन साफ साफ देखे बिना भी तुम सोच सकते थे कि अब वे आंखें कैसी दिख रही होंगी। वे 2 सेकंड तक एक दूसरे को घूरती रहीं। तुमने अपनी आंखें नीची की, हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया। क्या तुम चल सकती हो? या किंगयान 1 घंटे से ज़्यादा समय से उकड़ू बैठी थी। अचानक ऊपर खींचे जाने से उसकी नज़र धुंधली हो गई और वो लगभग अपना बैलेंस खो बैठी। तुमने उसे मजबूती से पकड़ लिया और या किंगयान संभल गई और अपने आप एक छोटा कदम पीछे हट गई। लेकिन ऐसा लगा जैसे तुम्हारे दिल पर किसी बुरी चीज़ ने चोट की हो। उसने तुम्हें खींचा, तुम्हें छाता दिया। या किंगयान कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर हिलाई। तुमने छाता उसके हाथ में थमा दिया और उसके सामने उकड़ू बैठ गए। तुम्हारे पीछे वाला आदमी हिला तक नहीं। छाता या किंगयान के हाथ में ही रहा। तुम उकड़ू बैठ गए और बारिश ने तुम्हारे खुले बालों को तेजी से भिगो दिया। या किंगयान ने जल्दी ही ध्यान दिया। उसने छाता आगे बढ़ाई और बर्फीली बारिश अचानक तुम पर पड़ना बंद हो गई। तुमने ऊपर देखा, तुम्हारी नज़र छाते के किनारे पर पड़ी। चलो, मैं कल जा रही हूं। लड़की, जो बहुत देर से चुप थी, बोली। उसकी आवाज़ गहरी और गूंजती हुई थी। अचानक गरज के साथ आसमान का ज़्यादातर हिस्सा रोशन हो गया। या किंगयान चौंक गई और छाता उसके हाथ से छूटकर तुम पर गिर पड़ा। तुमने उसे उठाया और वापस उसके हाथ में दे दिया। मुझे तुम चाहिए। लड़के की आवाज़ साफ थी, फिर भी उसमें एक गहरी गूंजती हुई क्वालिटी थी। या किंगयान ने अपने होंठ काटे